हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर को। और अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी थोड़ा बहुत समझा होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ इंडिया में रह के पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो पूरा वर्ल्ड है अब वो एक मार्केट बन चुका है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम नहीं दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इस ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है कि फ़ॉरेन की कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकती है और हम भी अपने प्रोडक्ट को बाहर में बेच सकते हैं। जितने भी एक्सपोर्ट की जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपनी गुड्स बनाती है और एक्सपोर्ट कर देती है। एक्सपोर्ट मीन्स दैट गुड्स टेकिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर बेच सकते हो। एक्सपोर्ट इसी को कहते हैं। या इंपोर्ट भी कर सकते हैं कि भाई गुड्स इनसाइड इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से इंडिया में कोई गुड्स लाना ही इंपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। तो इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अपना बिजनेस बनाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम इंडिया में ही सीमित रहें। हम पूरे वर्ल्ड को अपनी चीज़ें, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड्स अपनी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री का बैकग्राउंड दिया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कैसे हुई? अब एक बात बताओ, जब क्या हम आज बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं या आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप पहले भी हुआ होता होगा? तो उन्होंने बोला कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप प्री ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ आए थे हमें गुलाम बना के इतने सालों तक राज किया, फिर हमें उनसे आज़ादी मिली। क्या अंग्रेज़ के आने से पहले भी हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की थी जर्नी, या एंटरप्रेन्योरशिप लोग हुआ करते थे? तो मैं बता दूं कि हम जैसे जैसे पढ़ने लग गए ना, हमें इन नौकरी के बारे में पता लगने लग गया और हमारी पढ़ाई का जो सेंट्रल फोकस हो गया वो नौकरी की तरफ हो गया। और ये जो सोसाइटी भी अब इस चीज़ को प्रमोट करती है कि आपके लड़के का पैकेज कितना है, इट मीन्स कि आपके लड़के की सैलरी कितनी है, वो कितनी बड़ी नौकरी कर रहा है। तो नौकरी का शब्द ही मतलब क्या है, नौकर। तो अब या तो ये हो रहा है कि भाई कोई छोटा नौकर है तो छोटी सैलरी ले रहा है, कोई बड़ा नौकर है तो वो बड़ी सैलरी ले रहा है, बाद बाकी फ़र्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो इसी मोड़ पे इसी तरीके से चल पड़ी है कि भाई जो जितना बड़ा नौकर है उसकी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा सोसाइटी में पूछ होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा जो ये कल्चर है शुरू से ऐसा नहीं था। पहले लोग या तो अपनी स्किल डेवलप करते थे और उस स्किल के बेस पे अपना काम शुरू करते थे या अपनी सर्विस शुरू करते थे। विलेज के लोगों को अपनी अपनी जो ज़मीनें होती थी उस ज़मीन से वो अपनी उपज करते थे, फार्मिंग करते थे। ठीक है, और बल्कि वहाँ पे तो लोगों को वो नौकरी देते थे। किसी के पास फार्म खेत नहीं है और किसी के पास खेत बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों को अपने खेत में बुलाते थे कि भाई हमारे लिए आप धान की खेती कर दो, गेहूँ की खेती कर दो। और मुझे तो खुद भी याद आ रहा है कि दादा दादी ने कभी मेरे दादा दादी ने कभी कोई नौकरी नहीं की होगी, मेरे पापा ने हमेशा बिजनेस ट्राई किया है। तो ये सब जैसे जैसे हमारी स्टडी बढ़ती चली जाती है, हम ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, तो एक कंपिटिटिवनेस आ जाती है। और वो कंपिटिटिवनेस इस वजह से आती है कि मुझे भी ज़्यादा सैलरी चाहिए, मुझे भी ज़्यादा एक तरीके से वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक सोसाइटी में आपको दिखाने के लिए या फिर ये करने के लिए कि हाँ आप सफल हैं, वो आपको करना पड़ेगा। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, और वो सब के लिए एक हाई अमाउंट चाहिए, ताकि आप, अगर आप सारे ये चीज़ें ईएमआई पे कलेक्ट कर रहे हैं तो ईएमआई चुका भी पाओ, है ना। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे देखो उन्होंने पूरा बताया हुआ कि फार्मर्स, आर्टिस्ट अपने कुछ आर्ट डेवलप करते थे, क्राफ्ट्समैन जो मतलब जानवर रखते थे एक तरीके से, जैसे कोई भेड़ बकरी इस टाइप से, है ना। ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ये लोग डेली की रिक्वायरमेंट्स अपने गांव में ही पूरी कर लेते थे। अगर इनको कोई कुम्हार चाहिए, मतलब कुम्हार नहीं, लकड़ी का काम करने वाले को, हाँ, तो एक मान लेते हैं कि एक फर्नीचर बनाना है, किसी फर्नीचर चाहिए। तो अभी क्या है, अगर हमें अभी एक फर्नीचर चाहिए तो हम क्या करते हैं, तुरंत भाग के मार्केट में चले जाते हैं और एक सोफ़ा ले आते हैं या फिर कुर्सी ले आते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था।
गांव में ऑर्डर दे देते थे, अपने ही गांव में जो लोग लकड़ी का काम करते थे उनको ऑर्डर दे देते थे कि भाई मेरे लिए सोफ़ा बना देना, मेरे लिए कुर्सी बना देना। तो अब क्या हुआ, गांव की रिक्वायरमेंट थी, गांव की रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट गांव के लोगों से ही हो गई। तो वो लोग अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो लोग अपना अपना काम करते थे और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते थे। किसी को पढ़ना है तो गांव में ही एक होता था, ट्यूशन दे देते थे, वो पढ़ा देते थे ट्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो प्री ब्रिटिश इंडिया से पहले विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट, गांव बहुत ही सफिशिएंट था अपने आप में, हर एक गांव अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे, उनको जो भी चीज़ें चाहिए थी। ठीक है। द विलेज इकोनॉमी, और उनकी जो इकोनॉमी कैसे होती थी, कहाँ से बनती थी, फार्मर्स की वजह से। खेती होती थी, किसी के पास कला है, आर्ट है, वो कर देते थे, पेंटिंग्स बेचते थे, बहुत सारी चीज़ें। नाउ दे रिप्रेजेंटेड एंटरप्रेन्योर कल्चर एंड पोजेस द कैरेक्टर, उनके पास एक्चुअल में उनका जो कल्चर था ना वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही था। वहाँ पे कभी ऐसी नौकरी वाली चीज़ थी ही नहीं। वो जो भी करते थे वो, उनको पता था ये सीख लेंगे तो अपना काम शुरू कर देंगे, ये सीख लेंगे अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है। देर वॉज द बार्टर इकोनॉमी, उस टाइम बार्टर इकोनॉमी भी हुआ करती थी। मतलब ये मुझे याद भी है कि जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो अगर कोई आइसक्रीम वाला आ गया या फिर कुछ ऐसे चॉकलेट बेचने आ गया गांव में, तो हम आंगन में जो दालें बिछी रहती थी सुखाने के लिए, या फिर धान या चावल कुछ भी कह लो, तो उसको थोड़ा सा ले लेते थे और उसको जाके दे देते थे, लो भैया ये हम दाल लेके आ गए, हमें आइसक्रीम दे दो। तो ये बार्टर इकोनॉमी भी इसे कह सकते हैं ना, जिसमें कमोडिटी के अगेंस्ट में कमोडिटी मिल जाती थी। अब क्या हुआ, उसको चावल मिल गया या उसको गेहूँ मिल गया और हमने आइसक्रीम खा ली, पैसों की ज़रूरत अभी भी नहीं पड़ी। ठीक है। सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस, नीडल्स, वही है दाल, नीडल्स, सुई, साल्ट मतलब नमक, आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड बाय द विलेज ट्रेडर्स, अगर कुछ ऐसी ज़रूरतें होती थी जो हमारे गांव में नहीं तो बाहर के लोग गांव में आके बेच के चले जाते थे। फार्मर्स क्या करते थे, फूड ग्रेन्स मतलब अपनी फसल उपजाते थे। ठीक है। मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते थे जैसे मुखिया, सरपंच, इस टाइप के लोग, वही लॉ बनाते थे, वही कानून बनाते थे, वही शांति और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे। नाउ द पीपल वर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, वहाँ पे पीपल कंप्लीटली एक दूसरे पे डिपेंड थे। गांव में अभी भी ये थोड़ा सा कल्चर बाकी है कि वहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अब देखो याद, मतलब हमेशा ये लाइफ में भी देखना कि अगर डिपेंडेंसी होती है, अगर मैं फैमिली मेम्बर्स की बात करता हूँ, एक दूसरे पे अगर हम डिपेंड रहते हैं तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, और इंटरेक्शन में एक दूसरे के बारे में ज़्यादा चीज़ें हमें पता चलती हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन जब डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है तो सब एक न्यूक्लियर या फिर अलग अलग जब बात रहने लग जाते हैं या अलग अलग सोचने लग जाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप होता है, और उसकी वजह से फिर इंसान अपनी दोस्ती वो घर फैमिली के बाहर खोजने की कोशिश करता है, या फिर वो फिर गलत एक ऐसे लोगों की संगति में भी जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात यही है ना कि भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनाओ। ठीक, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत इरिटेशन नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आपके मुसीबत में, आपके मुश्किल घड़ी में वही लोग खड़े रहेंगे। लेकिन वो भी खड़े कब रहेंगे, जब आप उनकी हर बात सुनो। वो फिर अब आजकल क्या है ना, आप किसी को सुनना ही नहीं है। आजकल लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते, तो फिर भाई बहन की कहाँ से सुनेंगे, है ना। तो जब सुनना लोगों ने कम कर दिया है, जब सुनने की बात कम होने लग गई है, तो उनकी लाइफ में परेशानियाँ भी बढ़ गई है। और उनकी परेशानी, या फिर कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई हमारे लिए तो दोस्त ही सब कुछ है। लेकिन वैसे दोस्त जब आप किसी मुसीबत में रहेंगे तो पता चल जाता है कि रियल दोस्ती किसे कहते हैं, और कौन वो सुखी वाले दोस्त हैं और कौन दुखी वाले दोस्त हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि दुखी वाले दोस्त बहुत कम होते हैं, सुखी वाले ज़्यादा होते हैं। नाउ दे रिप्रेजेंटेड वेल नीट हारमोनियस रिलेशनशिप, वही सारा का सारा खेल है। वो डिपेंडेंस होते थे तो एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप भी अच्छी रहती थी उनकी, है ना। यहाँ क्या है, शहरी ज़िंदगी में आपको यही नहीं पता कि आपके बगल वाले घर में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या परेशानी हो रही है। अब तो फ्लैट सिस्टम है, तो आपके जस्ट ऊपर जो भी बंदा रह रहा है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। सब एक अपनी अपनी एक ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में अगर किसी एक की तबीयत ख़राब होती है तो सारे सबको पता लग जाता है उस कम्युनिटी में कि भाई किसकी तबीयत ख़राब है। लोग 10 उसको देखने आते हैं, उसको पूछने आते हैं, एक फीलिंग कराते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं।
अब कुछ गाँवों में भी ये सारा कल्चर यहाँ से जाता जा रहा है, लोग शहर की ज़िंदगी देख रहे हैं, इंटरनेट भी आ गया है, तो गांव में भी अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ की चीज़ें जा रही, लेकिन फिर भी यहाँ से तो बेटर, मतलब शहर से बेटर है अभी भी गाँव। नाउ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल कार्विंग, वुडन आर्टिकल, वुलन गारमेंट्स, मतलब ये जो कपड़ों की बुवाई करना, कपड़े बनाना, हाथ की चीज़ें जितनी भी है, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, कपड़े, ये सब जो है वर्ल्ड मार्केट को अट्रैक्ट करते थे पहले। नाउ पर्टिकुलर द इंडियन मुलमुल, अ टाइप ऑफ मुस्लिम क्लॉथ। मुलमुल का कपड़ा, ये मलमल कहते शायद, मखमल या मलमल, वो मुस्लिम के कपड़े होते हैं जो बहुत ही वर्ल्ड में फेमस थे। तो पहले सारी यूनिकनेस हुआ करती थी, ठीक है ना। हम रॉ मटेरियल को खुद ही इंडियन की मतलब जो भारत के मसाले हैं, जूट है, कपड़ा है, इंडियन कल्चर है, वो इंडियन कल्चर वाज एन एंटरप्रेन्योर कल्चर। इंडिया का कल्चर ही पहले क्या था, एंटरप्रेन्योर कल्चर था। ये तो नौकरी वाला कल्चर पहले इतना था ही नहीं, ठीक है ना। इंडिया वाज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ गॉड, मतलब पहले सोने की धरती कहा जाती थी इंडिया। इंडियंस का जो माइंडसेट था वो पहले बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप, बताओ, पहले हर किसी को कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए काम करना होता था। बट इंडियन इकोनॉमी रिसीव्ड अ ट्रिमेंडस सेटबैक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और हम आ गए अंग्रेजों के चक्कर में, और अंग्रेजों ने हमारे हर उस, मतलब सोने की धरती क्यों कहा जाता है यार, सोने की धरती मतलब हम दिमाग से बहुत विकसित थे, हमारा जो थॉट प्रोसेस था काफ़ी अलग था, लेकिन इन्होंने अपना थॉट प्रोसेस दिया। आज भी देखो ना, आज ब्रिटिशर्स के गए हुए कितने टाइम हो गए, बट फिर भी हमारे यहाँ क्या है कि कोई अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है तो हम उसको एक अलग नज़र से देख लेते हैं। पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारा बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। लेकिन वही कोई बंदा अपनी हिंदी बोल पा रहा है, हिंदी में अच्छी चीज़ें बोल पा रहा है, तो हम उसको अलग ही देखते हैं, या फिर उसको बोल देते हैं कि भाई इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी भी कई माइंडसेट ऐसे हैं जो वो जो डेवलप करके गए उसको हम कैरी कर रहे हैं और उसको आगे ही बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जबकि हमारा देश भाषा के मामले में, थॉट प्रोसेस के मामले में, इवन साइंस के मामले में बहुत आगे था। नाउ डिक्लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो भैया अब जो लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं ना कि अंग्रेज हमें ये सिखा के चले गए, अंग्रेज हमारे लिए वो बना के चले गए, उनके लिए ये है कि देखो, अंग्रेज ने हमारे सोच को बदल दिया। वो सोच जो बहुत कुछ कर सकते थे, उस सोच पे उन्होंने अटैक किया। जो ये मैकेले, जिसने ये नई एजुकेशन पॉलिसी दी इंडिया को, भारत को, उससे पहले क्या हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी हमारे पास पॉलिसी, हमारे पास गुरुकुल वाली पॉलिसी थी, जिसमें गुरुकुल में लोग जाते थे, वहाँ रहते थे, पढ़ते थे, बाहर के लोग आके वहाँ पे रहना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना देखा कि यार अगर यहाँ पे राज करना है तो यहाँ के पहले थॉट प्रोसेस को बदलो, यहाँ के लोगों की सोच को बदलो, यहाँ के लोगों को फील करा दो कि उनका सोच बहुत पुराना है। तो ये पूरी समझी, मतलब सोची समझी रणनीति थी उनकी कि इनके दिमाग पे अटैक करो, इनके कल्चर को बर्बाद करो, इनके जो एक इतना जो बड़ा पीछे का जो इनका हिस्ट्री चला आ रहा है, इतने बड़े योद्धा लोग रहे हैं जिन्होंने इतना मतलब सेक्रीफाइस किया देश के लिए, इन सबको भुला दो इनके दिमाग से, इनको आज में जीना सिखा दो बस। आज है और कल है, कल क्या था, हमारे पूर्वजों ने क्या किया हमारे लिए, हमें इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। और यही चीज़ आज भी है, आज भी है। अंग्रेज़ों के गए हुए इतने साल हो गए, 75-80 साल जो भी है, इतने साल हो गए, लेकिन तब भी आज भी कोई बंदा अपनी हिस्ट्री को नहीं जानना चाहता है। वो आज में ही जीना चाहता है, या फिर आगे कल के बारे में सोचना चाहता है। लेकिन हम इस लेवल तक कैसे आए हैं, हम क्या क्या हमारे पास था, क्या हम पा सकते थे, क्या किस वजह से नहीं मिला, क्या हम दोबारा उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ये तभी पता चलेगा ना जब आपको पहले के बारे में कुछ पता होगा। तो लोगों को अब इतिहास जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने को तो आज में जीना है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन विलेज की, जो भारत के जो गांव होते थे, उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को लगाना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो है वो मशीनों पे काम करती थी, और मशीन की वजह से जो विलेज की इकोनॉमी थी वो हिल गई, ठीक है। मैकेनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री इनिशिएटेड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में वो सारा तरीका था, वही ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इंडिया में आ गए, और इंडिया से जितने भी रॉ मटेरियल वो ले सकते थे वो लिया, इंडियन एग्रीकल्चरल को यूज़ किया, और इंडिया से उस मशीन को यूज़ करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने लग गए, और फिर यहाँ से वापस
इंग्लैंड या फिर पूरे वर्ल्ड को वो बेचने लग गए। और हमसे उन्होंने क्या छीन लिया, उनको हमसे बहुत ही सस्ते दामों पे सामान मिल गया, हम बहुत ही सस्ते दामों पे लेबर मिल गई, उनको हैंडमेड गुड्स मिल गए, और इस सब की पहुंच उन्होंने पूरे विश्व को दे दी। और हमें जो लूटा इन्होंने किस सेंस में, इन्होंने इसी सेंस में हमें लूटा है कि हमारे जो इतने सारे मिनरल्स या फिर इतने सारे जो एक तरीके से इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी या फिर इंडियन के जो इतनी स्किल्स थे, उन सब का इस्तेमाल उन्होंने बहुत कम पैसों में किया। और एक लेवल तो ऐसा आ गया कि पैसे तो छोड़ो, उनको मतलब कैद करके उनसे काम कराने लग गए। ठीक है, तो अब देखो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया नया एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये लेबर और ये नौकरी वाली बात आई है। उन्होंने वैल्यू ऑफ लेबर को जो थी कि भाई पहले वाले जो ज़माने थे उनको कम्प्लीटली हटा दिया, और उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पीपल ब्रिटिश ऑफिसर्स बनने में इंटरेस्ट बनने लग गए। ब्रिटिश ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब अभी भी उनको नौकर ही वो बना रहा है, लेकिन वो नौकर के अब तरीके बदल दिए। ब्लू कॉलर जॉब जो थे अब वो वाइट कॉलर जॉब में बन गए। मतलब कि जो लोग अपने लिए अपना काम करते थे, लेबर्स या लेबर वाला ही काम करते थे मान लो, लेकिन अपना करते थे, लेकिन अब वो ब्लू कॉलर मतलब उनको ही बोला जाता है। अब उसको ख़त्म करके वाइट कॉलर में चले गए कि अब तो कोट पैंट और टाई लगा के जाएंगे और एक अच्छा नौकर बनेंगे। और आज भी वो रेस जारी है। आज भी कोई बड़े से बड़े नौकर को आप देखोगे वो बड़ी सी कार में होगा और टाई बेल्ट और कोट पैंट में होगा वो, और हर किसी को ऐसी लाइफ अट्रैक्ट करती है। अब वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनी के कैफेटेरिया में कॉफ़ी पिएगा और वही चीज़ अपने सोसाइटीज़ को दिखाएगा। अब दूसरे बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे वो भी यही सब चीज़ें देखेंगे और वो भी अपने बच्चे को यही फोर्स करेंगे। लेकिन वो उसका बच्चा अगर ये सोच रहा होगा ना कि ठीक है मुझे इतनी बड़ी कंपनी में उनके कैफेटेरिया में जाके कॉफ़ी नहीं पीना, मुझे खुद ही एक कॉफ़ी शॉप खोलनी है या फिर मुझे खुद ही कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, कुछ स्किल डेवलप करना है, मुझे खुद की कंपनी बनानी है, खुद का कुछ करना है, तो वो इतनी हिम्मत उसके पेरेंट्स नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है ना। तो आज का ऐसा हो गया कि लाखों खर्च कर देंगे किसी ऐसी डिग्री को लेने में जहाँ पे फिक्स हो कि भैया तुम नौकर तो बन ही जाओगे 4 साल में 5 साल में, और तुम दूसरों से बड़े नौकर बन जाओगे। ठीक है, तो वाइट कॉलर जॉब यही है कि आप अपने ऑफिस में बैठ रहे हो आराम से, और आप शांत से, लोग जाते भी हैं कि हम जा रहे हैं भाई नौकरी करने। अब नौकरी को थोड़ा अजीब लगता है सुनने में तो उसको जॉब बोलते हैं, और वेतन या फिर तनख्वाह जो हिंदी में बोलते हैं उसको पैकेज बोलते हैं, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योर कल्चर वॉज समर्ज। एंटरप्रेन्योर कल्चर को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। द ब्रिटिश पीरियड इट विटनेस द एमरजेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मेंटालिटी अमंग द इंडियन आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। अब इंडियन के जो इंडियन आर्टिस्ट थे या इंडियन जो भी काम करने वाले लोग थे उनके अंदर एक मेंटालिटी का सारा, मैं कह रहा हूँ ना मेंटालिटी, वो मेंटालिटी आप किसी को भी बदलना चाहो ना तो आप उसको मार के या फिर कुछ ज़्यादा वो करके नहीं, मतलब किसी को परेशान करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसकी सोच को बदल दो। उन्होंने यही देखा, मेंटालिटी को चेंज कर दिया। अक्सर चोरी करने वाला भी चोर अपने आप को निर्दोष ही बोलता है क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसी है, वो बोलता है मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन थी, ये थी, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मेंटालिटी तो ऐसे ही उसने क्या किया, मेंटालिटी पे ही अटैक अटैक किया है ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने, और इंडिया की मेंटालिटी को इतना बदल दिया, इतना बदल दिया कि आज तक हम बदले हुए। दे बिकेम सर्वेंट्स, वो क्या बन गए, नौकर बन गए, सर्वेंट्स बन गए, ये बिल्कुल क्लियर है। नाउ जो रिस्क लेने वाली जो एबिलिटी थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो लोगों के अंदर से खत्म हो गया। और अब आज का बच्चा अगर कोई रिस्क लेना भी चाहता है या कॉन्फिडेंस अगर गेन करने की कोशिश करता है, बट उसको सोसाइटी मजबूर कर देती है, क्योंकि उस सोसाइटी में उसके मम्मी पापा को भी तो रहना है, उनके मम्मी पापा को भी तो बताना है कि मेरा बेटा किस कंपनी में नौकरी कर रहा है, उसका पैकेज कितना है। तो अब सारा खेल ये है कि सोसाइटी के प्रेशर हमारे पेरेंट्स भी हैं, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं फिर बच्चे पे शिफ्ट हो ही जाता है। ठीक है, नाउ वंस अ लैंड ऑफ गॉड, मतलब सोने की जो धरती कहने वाली इनको में इज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। और अब वो पैरालाइज क्यों हो गई, क्योंकि मेंटालिटी चेंज हो गई लोगों की। ठीक है, नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड कंट्री, और अंग्रेज हमें साथ में बोल के भी चले गए
कि तुम अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि बर्बाद तो हमने तुम्हें कर ही दिया है। जो हमें लूटना था वो लूट ही दिया है। और लूटना तो चलो एक बार को बात भी अलग है। अगर आपको कोई पैसे का नुकसान हुआ तो चलो उसकी भरपाई हो भी जाएगी, लेकिन अगर सोच का नुकसान हो गया, थॉट प्रोसेस अगर किसी ने आपका चेंज कर दिया, आपकी फैमिली का चेंज कर दिया, तो वो उसने एक पूरे जनरेशन का नुकसान पहुंचा दिया है। और इसने भी यही किया। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद फिर से एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट शुरू हुई। फिर से लोग इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने लगे, और एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आज आप या मैं जब हम शहर में रहते हैं तो हमें दिखता है कि कंपनीज है, वहाँ पे नौकरी कर लेंगे, लेकिन शहर है ही कितने यार हमारे देश में। अभी भी हमारा अगर रियल रियल इंडिया को अगर आप जानना चाहते हो या रियल में देश को समझना चाहते हो, तो आप गांव जाओ। अभी भी गांव में जाके आपको पता चलेगा कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है। यहाँ बहुत कम लोगों को मौका मिल पा रहा है वो यहाँ रहने का और यहाँ की अपनी ज़िंदगी जीने का। अभी भी ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। तो गांव के लोग, एग्रीकल्चर उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उस टाइम। और ये आज़ादी के बाद की चीज़ है कि 90% जो जॉब है, जो लोग एम्प्लॉयड थे, जो लोग लगे रहते थे, वो खेतों में लगे रहते थे। ठीक है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज अंडरटेकन मेनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। पहले जो भी एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए। बट द टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन वर प्रिमिटिव। अब उसमें जो टेक्निक्स थी, जो कल्टीवेशन मतलब जो जिस तरीके से खेती होती थी, वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी। नाउ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें जो प्रोडक्ट का जो कहते हैं ना कि कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, कितना इनकम जनरेट हुआ, वो नेग्लिजिबल था, क्योंकि सारे सेल्फ कंजप्शन में ही चला जाता था। इतनी खेती होती थी कि उसको खाया जा सके, जी सके। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो था नहीं, इतना डेवलप था नहीं, तो बहुत ही पैसे की कमी थी, बहुत ही स्किल मतलब पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं थी, और एटीट्यूड भी बहुत ही वैसा नहीं था इसके प्रति कि भाई जो इसको डेवलप कर सके। ठीक है। तो टेक्निको प्रोडक्शन वॉज लेबर इंटेंसिव। पहले क्या था, टेक्निक जो लेबर के बेस पे काम करने वाले लोग कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपोर्ट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट होने लग गया, इंपोर्ट की चीज़ें बढ़ने लग गई, ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो यही है ना। फिर धीरे धीरे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसकी समस्या आ गई, पॉपुलेशन बढ़ने लग गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करना शुरू हुआ। फिर आप देखो पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे शुरू हुआ, तो अनएम्प्लॉयमेंट की कमी, बेरोजगारी कम होने लग गई। लेकिन माइंडसेट का अभी भी वही है कि आज भी हमारी जो स्टडी का मेन पर्पस यही रहता है कि हमें किसी तरीके से एक नौकरी चाहिए। Considering the dismal picture of the economy, the government of the newly independent India had a gigantic task before it tasked rehabilitation, reconstruction of the economy. अब जो आज़ादी के बाद तो वो अंडर डेवलप्ड तो डिक्लेयर करके हमें चले ही गए थे, तो जो भी सरकार हमारे यहाँ बनी, उनके यहाँ सबसे बड़ा टास्क यही था कि देश की इकोनॉमी को दोबारा से कैसे करें। ठीक है। क्योंकि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क एनवायरनमेंट को कैसे अच्छे से बनाए, कैसे आइडियाज़ का, जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, फेलियर पे पनिश ना करें क्योंकि फेलियर पार्ट है ना। इन सारी की सारी रिस्क टेकिंग जो अप्रोच है वो डेवलप होने लग गई। नाउ व्हेन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन स्टार्टेड इन 1980s में एंटरप्रेन्योरशिप की जो एजुकेशन वो शुरुआत हुई, और वो पूरा का पूरा फोकस किस पे था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। भाई एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहला क्या होता है कि वो पहले अपने आप को उसमें एम्प्लॉय करे। ठीक है। उसके बाद वो किसी दूसरे को नौकरी दे पाएगा। नाउ टुडे इट मस्ट नेशनल एजेंडा ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेदर देन इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएशन। लेकिन आजकल का क्या है, मतलब अभी एजेंडा किसी भी देश का क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। हर कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अगर एक बंदा 10 बंदों को भी नौकरी देने लायक बन जाए, तो देखो आपकी बेरोज़गारी कैसे कम हो जाएगी। लेकिन आज भी हम बेरोज़गारी और इन सब चीज़ों के लिए
दूसरे को ही ब्लेम करते हैं। नाउ द टॉप बिजनेस स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब बड़े बड़े बिजनेसेस स्कूल हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करवा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहे हैं उनको, और आप लकी हो कि आपके बीकॉम में ये सिलेबस है। अ न्यू ब्रीड ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स आर सेटिंग अप देयर ओन वेंचर, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो नए नए वेंचर्स बना रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं। स्टार्टअप्स पे आप देखो, अभी बता रहे थे, आज मैं पढ़ रहा था कि जो PWA फिजिक्स वाला, उसमें 12,000 लोग एम्प्लॉयड हैं, 12,000 लोगों को उसने नौकरी दी है। उसमें से शायद 100 या 150 की जॉब अब जाने वाली है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो एक बंदे के थॉट प्रोसेस से, एक बंदे की मेहनत से इतना सब कुछ हो सकता है कि 12,000 को नौकरी दे सकता है। तो क्यों ना एक नॉर्मल इंसान, वो भी तो नॉर्मल ही था, तो वो भी अपनी हार्ड वर्क से 500 को, 1000 को भी तो जॉब दे ही सकता है, 50-100 को तो जॉब दे सकता है। मतलब एक मेंटालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के लिए। फिर इसमें सारा बताया कि कैसे कैसे 90s में आके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है ना, मिडिल क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ होने लग गई है, और आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस लेवल तक है कि हम तो बिना इंटरनेट के जी ही नहीं सकते। नाउ टुडे सेवरल यंग पीपल इंडिया आर स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर्स। अब इंडिया में फिर से नए नए लोग, जो नए नए यंग जनरेशन है, वो अपना काम शुरू कर रही है आफ्टर यूनिवर्सिटी, लिविंग देयर कंफर्टेबल वेल पेइंग जॉब और टू फॉलो दियर ड्रीम। अब लोग जो है अपने अच्छी सैलरी वाली जॉब को भी छोड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आ रहे हैं कि IIT ग्रेजुएट्स जा रहे हैं फार्मिंग का काम कर रहे हैं, IIT ग्रेजुएट्स कुछ नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, अब तो इवन CA लोग, जरूरी नहीं कि वो अपनी एक नौकरी करे, वो भी कुछ अपना बिजनेस बना रहे। मैंने जब नौकरी शुरू की थी इंडस्ट्री में, तो जो मेरे पहले बॉस थे या कंपनी के जो ऑनर थे, प्रमोटर थे, वो दोनों भाई CA ही थे। तो वो CA होके उन्होंने 500 करोड़ प्लस की कंपनी बना ली थी। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई CA जैसी डिग्री हो गई है, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी फैमिली तो चला ही लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत हो गई थी। और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से अब उन्होंने अगर 500 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बनाई, तो सोचिए उसमें 1000 लोग या 1500 या 2000, 2500 लोगों को जॉब भी मिली होगी, और मिली थी। ठीक है ना। तो ये सब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ मेक इन इंडिया रोड मैप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इंडिया में बनाना है, इंडिया में बनाना है। तो इंडिया में बनाने के लिए नए प्रोसेस होने चाहिए, नए सेक्टर्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नया माइंडसेट। ये माइंडसेट का खेल है सारा। अगर आप दुखी हो ना, तो ये आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट ही है, अगर आप खुश हो तो माइंडसेट है। तो मेक इन इंडिया से एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया जैसे न्यू प्रोसेस, जिन्होंने बोला भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब हम इंडिया में बोलेंगे कि आप आसानी से बिजनेस कर पाओ, आपको फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा ना निभानी पड़े, आपको लाइसेंस ज़्यादा ना लेनी पड़े, इंडस्ट्री बनाना आपके लिए ईजी हो जाए। तो इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगी हुई है। आप सपोज़ कीजिए कि आप ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है आसपास में, वहाँ की सड़कें अगर नहीं बनी है, तो ये ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो वहाँ पे रोज़गार, वहाँ पे बिजनेसेस के जाने के लिए बहुत ही ईजी रिसोर्स हो जाता है, या ईजी वे हो जाता है वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना। ठीक है। पहले मैं, अब जैसे हमारे यहाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी दरभंगा का एयरपोर्ट है। तो मैं चाहूँ तो अब हर मंथ जा सकता हूँ। वो जो 30 घंटे की जर्नी ट्रेन की होती है, वो नहीं, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि अब वहाँ पे मैंने देखा, चलो अभी एक सड़कें इतनी अच्छी बन गई है कि आप अपने एरिया के 50 किलोमीटर में एक दिन में ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, न्यू सेक्टर्स को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना देना, प्रोफेशनल्स वहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो नए सेक्टर्स हो रहे हैं। न्यू माइंडसेट, नया माइंडसेट चाहिए कि मेक इन इंडिया के लिए आपको पूरा का पूरा जो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट वहाँ पे हो सके। प्रोग्रेसिव प्लान एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपके पास प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे आप प्रोग्रेस कर पाओ। ये नहीं कि हाँ भाई मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करनी, लेकिन आपको कोई आइडिया ही नहीं है। तो आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो इंसेंटिव होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के कई ऐसे प्लान हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले हैं, जिसमें आप, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 40% आप लगाओ, 60% हम आपको फंड दे देंगे, बिजनेस सेटअप करने के लिए दे देंगे।
मुद्रा लोन है, बहुत सारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इस टाइप से है चीज़ें जो प्रमोट कर रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है यार ये नौकरी लेने वाला माइंडसेट ना हो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में अपना बिजनेस करना हो, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हो, कुछ नया स्किल, कुछ नए प्रोफेशनल्स, ये सारे, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। सब कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाएगी ना, ठीक है ना। तो सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं तो इंडिया में सारे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करनी पड़ेगी लोगों को। फिर यहाँ पे आया अनदर एम्बिशियस कैंपेन स्टार्टअप मोदी गवर्नमेंट इज डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया की वजह से देखो कितना मतलब एक इवोल्यूशन आ गया है इकोनॉमी में। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे कर कर के जो लोग हैं अब ईजिली पेमेंट कर देते हैं। डिजिटल इंडिया का तो यही है। और सारे डिजिटल इंडिया में क्या हो गया कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, वो बहुत बड़ा बिजनेस बनता चला जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया की वजह से लोगों का लेन देन, पैसों का लेन देन बहुत ईजी हो गया, बहुत ही मार्केट को एक्सेसिबल किया जा सकता है, मार्केट बड़ा हो गया डिजिटल इंडिया का, आप कहीं भी बैठ के किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे तरीके हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने किया हुआ है। फिर जीएसटी आ गया। आज क्या है, जीएसटी की आने की वजह से आप इजीली जीएसटी अपने बिज़नेस को रजिस्टर कर सकते हैं, आप इजीली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहले ये था कि भाई एक वैट में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 15-20 दिन, फिर 1 महीने का चक्कर लगाओ। तो बहुत सारे जीएसटी आने की वजह से बहुत सारे छोटे मोटे टैक्सेस को मिला दिया गया जीएसटी में। नहीं तो पहले एक बिज़नेस को 10-10 टाइप के टैक्स देने होते थे, अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे, टैक्स ही समझ में नहीं आता। तो अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने जीएसटी लाया। ये सब क्यों लाया जा रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट में देखो जी, प्रोग्रेसिव स्टेप्स की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट में इंडियन इकोनॉमी जो है वो ऑल टाइम हाई पे चली गई, और अब हम पता नहीं कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो न्यू एज के एंटरप्राइजेस होंगे वो अपनी डिमांड्स मार्केट में डालेंगे, उस डिमांड की सप्लाई के लिए लोग अवेलेबल रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो एक सोचने समझने वाला है, और अपने अंदर भी कुछ ऐसे आइडियाज़ आने वाले। मैं तो बोलता हूँ कि मैं भी अभी बुक रीडिंग मैंने जस्ट शुरू की है, हैबिट डेवलप कर रहा हूँ। आपको एक किताब, या फिर हो सकता है आपने कोई किताबें पढ़ ली, तो क्या पता किसी एक किताब में वो आइडिया मिल जाए और आपको अपना बिजनेस आइडिया मिल जाए। इसलिए किताब या बुक्स रीडिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया में क्या आया, आप इनोवेशन है, कुछ नया खोज रहे हो, तो वो मतलब नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने कुछ दिमाग से कुछ फॉर्मूला ढूंढ लिया, कुछ ऐसा डेवलप कर लिया, कॉपीराइटेड वाली चीज़ें कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फॉर्मूला, कुछ ऐसे आइडिया जिसको आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नाउ बेस्ट इन क्लास ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अच्छा करने की, ताकि गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाए आसानी से। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम मेड ऑनलाइन। अब आप ऑनलाइन 24/7 किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैलिडिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस की वैलिडिटी कम पीरियड के लिए होती थी, अब 3 साल के लिए होने लग गई है। तो ये सब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हैं। नाउ प्लान फॉर इंटीग्रेटिंग द सर्विसेज ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री विद ई-बीज, अ सिंगल विंडो आईटी प्लेटफॉर्म। एक ऐसा सिंगल आईटी प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ को एक जगह लाया जाए, ताकि 10 जगह लोगों को भागने की ज़रूरत ना पड़े। प्रोसेस ऑफ टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज मेड ऑनलाइन। अगर आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई लाइसेंस चाहिए तो अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आप ऑनलाइन जीएसटी ले सकते हैं, ऑनलाइन एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप ऑनलाइन अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ऑनलाइन अपना पैन ले सकते हैं, बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया ना। ऑल रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑनलाइन थ्रू यूनिफाइड फॉर्म। अब सारे के सारे टैक्स के रिटर्न, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, पीएफ रिटर्न है, ईएसआई रिटर्न है, सारे के सारे ऑनलाइन हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ इनोवेशन इज पॉइज्ड फॉर फॉर्मिबल ग्रोथ। अब मतलब नए स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल मतलब वो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। ये सब एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट के लिए है। न्यू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है कि जिससे लोगों एक दूसरे से इंटीग्रेट कर पाए, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, ईजिली गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके।
सड़कें जहाँ होंगी, बिजली जहाँ होंगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो अपने आप ही बिजनेस डेवलप होगा ना। वर्क ऑन 5 स्मार्ट सिटीज़ इन प्रोग्रेस एज पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है तो 5 सिटी ऐसे हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है: धोलेरा, सेंद्रा, बिडकिन, ग्रेटर नोएडा, उज्जैन एंड गुड़गांव। आप देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि भाई बिजनेसेस को सपोर्ट मिले। बिजनेस जितने ज़्यादा होंगे, लोग वहाँ पे ज़्यादा काम कर पाएंगे। अप्रूवल को अकॉर्डिंग टू 17 नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, कि नए नए मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को अप्रूवल मिल रही है। अब एक छोटी सी केस स्टडी है, केस स्टडी आप पढ़ सकते हो। एक से नाउ, एंटरप्रेन्योरशिप के डायमेंशंस क्या है, अब हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करें। आई थिंक 35 मिनट का हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।